कहते हैं समय सबसे अधिक बलवान होता है। समय के आगे किसी की नहीं चलती। फिर भी अपने कर्म पर तो इंसान का वश है ही। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जहां इंसान के हाथ में न अपना वर्तमान हो, न भूत, न भविष्य, तब अपने आप को समय के हाथों में छोड़ उसके प्रवाह में बह जाना चाहिए। ठीक ऐसी ही परिस्थिति अधीश की भी थी। उसका पिछला जीवन उससे बहुत दूर छूट चुका था। वर्तमान का उसे कुछ पता नहीं था और भविष्य भी निश्चित नहीं था। उस दिन अधीश दोपहर भर सोता रहा और उसकी नींद तब खुली जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वो जया थी और रात के भोजन के लिए उसे बुलाने आई थी। अधीश को कुछ देर तक तो समझ में ही नहीं आया कि सुबह है या शाम। फिर उसने थोड़ी देर तक कुछ याद करने की कोशिश की और खिड़की से बाहर झांका तो पंछियों को अपने घोंसलों की ओर लौटते हुए पाया। तब उसे पता चला कि कितनी शाम हो गई है और वो न जाने कितनी देर तक सोया रहा। अधीश, ये विश्वनाथ पुरोहित की आवाज थी। काफी देर तक जब अधीश नीचे नहीं आया तो विश्वा ने उसे पुकारा। जब से अधीश अभियान से वापस आया है उसने अपने पिता से बैठकर बात नहीं की है। आया पिताजी, कहते हुए अधीश सीढ़ियां उतर कर आया। भोजन करते हुए विश्वा बीच बीच में अधीश को देखते जा रहे थे। आज उसने विश्वा का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया था। देवयानी बहुत देर से इस बात पर गौर कर रही थी कि पिताजी अधीश की सफलता से इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उससे एक बार भी अभियान के बारे में नहीं पूछा। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। वो जल्दी ही भोजन समाप्त कर उठ गई। भोजन के बाद विश्वा ने अधीश को अपने कमरे में बुलाया। आओ बेटे, कितने दिन हुए तुमसे दो ठीक से बात नहीं कर पाया। विश्वा ने अपने विशाल पलंग पर बैठते हुए कहा। अधीश भी पास ही रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं भी आपके पास आने की सोच ही रहा था। मुझे भी तो अपने सफर के बारे में आपको बहुत सी बातें बतानी हैं और बहुत कुछ पूछना भी है। उसने अपने कड़े को देखा। फिर एक एक कर उसने सारी बातें विश्वा को विस्तार से बताई, सिवाय एक बात के, वो माणिक मिलने वाली बात। पता नहीं क्यों अभी तक उसकी इच्छा ही नहीं हुई किसी को यह बताने की, ना तो अपने सबसे अच्छे मित्र विभूति को, ना ही अपने पिता को। जब उसने अपने पिता को कड़े के बारे में बताया तो वे काफी देर तक उसे देखते रहे। फिर बोले, ये चित्रलिपि है। अब बहुत लोग नहीं बचे हैं जिन्हें यह लिपि पढ़नी आती हो। फिर भी मैं एक मित्र से पूछूंगा। अच्छा पिताजी, अब आप आराम कीजिए। मुझे भी सुबह जल्दी ही अभ्यास के लिए जाना है। शुभ रात्रि। अधीश ने पिता से आज्ञा मांगी। ठीक है बेटे, जाओ, जाकर सो जाओ। शुभ रात्रि, विश्वा ने कहा और अधीश अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में आते ही वो पलंग पर लेटा और सो गया। रात में जल्दी सो जाने के कारण सुबह भी बहुत जल्दी उसकी नींद खुल गई। वो खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हुआ। सुबह की ठंडी हवा उसे प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर में सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में झांकने की कोशिश कर रही थी। अधीश इस वातावरण का आनंद ले रहा था कि अचानक उसकी नजर अपने कड़े पर पड़ी और वो चौंक गया। सूरज की किरणें कड़े पर पड़ रही थीं और उस पर उकेरी गई 5 आकृतियों में से एक जैसे अलग से ही चमक रही थी। अधीश ने पूरे ध्यान से देखा तो लगा जैसे वो आकृति धीरे धीरे हिल रही है। वो काफी देर तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से पसीना बहने लगा, जैसे वहां अचानक ही बहुत गर्मी हो गई हो, जबकि सर्दियों की सुबह किसी को पसीना आना असंभव ही है। खट खट खट, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अधीश ने दरवाजा खोला तो सामने देवयानी खड़ी थी। अभ्यास के लिए नहीं जाना क्या? उसने कहा। तभी अचानक उसने ध्यान दिया, अधीश पसीने में भीगा हुआ है। अरे, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, जल्दी सोकर उठ गया था तो सोचा थोड़ी कसरत कर लूं, बस इसीलिए। अधीश ने जल्दी से झूठ बोला। अच्छा। देवयानी को जैसे विश्वास नहीं हुआ। अब नहा धोकर तैयार हो जाओ, अभ्यास के लिए भी जाना है। इतना कहकर देवयानी वहां से चली गई। एक लंबे चौड़े मैदान में सारे छात्र इकट्ठा हुए थे। अधिपति कैलाश उन्हें संबोधित कर बोले, आज से आप लोगों को अस्त्र शस्त्र और सिद्धियों के अभ्यास के साथ साथ अन्य विषयों की शिक्षा भी दी जाएगी, जैसे हमारी संस्कृति, इतिहास और भाषाएं। इसके अलावा विभिन्न कलाओं, संगीत, नृत्य आदि की भी अलग कक्षा होगी। आप लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार विषय और कलाएं चुन सकते हैं। छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई।
सब एक दूसरे से पसंद के विषयों और कलाओं के बारे में पूछ रहे थे और अपनी रुचि बता रहे थे। भाई, मैंने तो प्राचीन इतिहास और चित्रकला ये 2 विषय चुन लिए हैं, अब तू बता। विभूति बोला, ये तो संगीत ही चुनेगा। पीछे से किसी ने कहा तो अधीश ने मुड़कर देखा। एक बहुत गोरा और छोटे कद का युवक खड़ा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सका। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा जयंत, विभूति हंसते हुए बोला। और मैं क्यों संगीत की कक्षा में प्रवेश लूंगा? अधीश ने पूछा। माधवी भी वही चुनेगी ना, शरारत से विभूति ने कहा और वे दोनों हंस पड़े। अधीश चुप रहा। हालांकि वो अपने दिमाग पर जोर डालकर जयंत को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वे सब अपने अपने विषय चुनने और नामांकन करने में व्यस्त हो गए। दोपहर में घर लौटने से पहले अधीश ने विभूति को महाशय दिलीप के बारे में याद दिलाया। आज हम दोनों को दिलीप जी के पास चलना था ना? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। कोई बात नहीं, अभी तो वे यहीं कहीं होंगे, चलो चलकर बात कर लेते हैं, विभूति बोला और वे तीनों दिलीप को खोजने लगे। थोड़ी देर बाद महाशय दिलीप प्राचीन इतिहास की कक्षा की ओर जाते दिखाई दिए, तो ये तीनों भी पीछे ही हो लिए। विभूति ने एक विषय प्राचीन इतिहास चुना था, तो अधीश और जयंत ने भी वही चुन लिया। लेकिन कक्षा में पहुंचकर विभूति का सारा ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया और जल्दी ही उसने उस लड़की का नाम पता कर लिया। वो अश्लेषा थी। आज कक्षा में उसे पहली बार ही देखा था। वो बहुत अधिक सुंदर थी। गोरा चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें और उनमें काजल की गहरी रेखा, घुटनों को छूते लंबे बाल। वो जब आंख उठाकर किसी को देखती तो लगता बिजलियां गिर रही हैं। सभी छात्र छात्राएं या तो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो खुद ही किसी प्राचीन मंदिर की मूर्ति लग रही है। यहाँ इतिहास की कक्षा में क्या कर रही है? जयंत बोला। और जयंत और विभूति तुरंत शर्त लगाने लगे कि अश्लेषा की कृपा दृष्टि सबसे पहले कौन प्राप्त करेगा। अधीश ने फिर उन्हें टोका। इतने में महाशय दिलीप खुद ही कक्षा में आ गए। उन्होंने कक्षा में आकर नए छात्रों को अपना परिचय दिया और सभी छात्रों से अपना अपना परिचय देने को कहा। फिर वे इतिहास के विषय में जानकारी देने लगे। जैसे ही उनकी कक्षा समाप्त हुई, ये तीनों मित्र उनके पास पहुंच गए। अरे अधीश, विभूति, तुम दोनों की बहादुरी के तो बहुत किस्से सुनने को मिल रहे हैं नगर में। बधाई हो दोनों को, महाशय दिलीप बोले। धन्यवाद महाशय, वास्तव में इसी अभियान से संबंधित एक समस्या लेकर हम आपके पास पहुंचे हैं। ये कड़ा देखिए। विभूति ने अधीश का हाथ पकड़कर उसकी कलाई आगे करते हुए कहा, ये इसके एक मित्र ने उपहार में दिया है। इस पर जो चित्र लिपि है, क्या आप समझाएंगे? दिलीप ने बहुत ध्यान से उस कड़े को देखा और उसे पढ़ने में अपनी असमर्थता जताई। फिर आगे बोले, मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें वैद्य जगन्नाथ से मिलना चाहिए। वे पुरानी लिपियों को पढ़ने में माहिर हैं। ठीक है महाशय, हम कल सुबह समय लेकर उनके पास चले जाएंगे। प्रणाम, विभूति ने कहा और वे तीनों प्रणाम कर बाहर चले आए। जयंत पता करने चला गया कि अश्लेषा ने दूसरा विषय कौन सा चुना है। जब घर जाने का समय हुआ तो विभूति बोला, चल अधीश, आज मैं तुझे एक विशेष जगह ले चलता हूँ। कहाँ? अधीश ने पूछा। तू चल तो सही, वो एक प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय है। मैं अक्सर ही वहां जाता रहता हूँ। कहकर उसने अधीश को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और घोड़े संग्रहालय की ओर दौड़ने लगे। वहां पहुंचकर अधीश को कई प्राचीन वस्तुएं देखने को मिली। अचानक उसे एक मूर्ति दिखाई दी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके कड़े पर उकेरी गई थी। उसने संग्रहालय के रखरखाव करने वाले से उस मूर्ति के बारे में पूछा, ये किसकी मूर्ति है? कहां से प्राप्त हुई? ये बहुत पुरानी मूर्ति है, हजारों साल पुरानी। पुरातत्व के कई जानकारों ने इन मूर्तियों पर शोध किया है, जिनके अनुसार ये मूर्ति सूर्यदेव की है, उसने कहा। अच्छा, अधीश को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ना ही ये किसी साधारण धातु से बनी है। ये किसी लड़की की आवाज थी। अधीश ने पलटकर देखा। उन्हीं की उम्र की एक युवती भी ठीक उसी मूर्ति को देख रही थी। उसने फिर अधीश से कहा, यह दुर्लभ अष्ट धातुओं से बनी मूर्ति है। इस मूर्ति के बनाए जाने का समय और गुण ठीक ठीक पता नहीं लगाए जा सके। अधीश उत्सुक होकर उसकी बात सुन रहा था। तभी जयंत वहां आ गया। अरे केतकी, तुम भी यहाँ हो? अच्छा हुआ तुम मिल गई। अब मेरे मित्र की जिज्ञासा का समाधान करो जरा। अच्छा, तो इसका नाम केतकी है? अधीश ने तो अब याद करने की कोशिश भी छोड़ दी थी। तुम अधीश हो ना? केतकी बोली। हाँ, अधीश ने हाँ में सिर हिलाया।
अच्छा, तो तुम क्यों इस मूर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो? महाशय दिलीप ने कोई गृह कार्य करने को दिया है क्या? कहकर केतकी हंस पड़ी। अधीश को भी हंसी आ गई। उसने केतकी को ध्यान से देखा। वो अश्लेषा की तरह बहुत सुंदर तो न थी, लेकिन उसके रूप में अभिजात्य की झलक थी। चेहरे पर ज्ञान का तेज था। अधीश उससे प्रभावित हुआ। फिर केतकी की बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं, बस मैं प्राचीन चित्रलिपि के बारे में जानना चाहता था। क्या तुम किसी को जानती हो जो मुझे ये लिपि सिखा सके? हाँ, क्यों नहीं। मेरे पिता के मित्र हैं वैद्य जगन्नाथ, उन्हें ये लिपि पढ़नी आती है। केतकी बोली, तुम चाहो तो मैं कल तुम्हें उनसे मिलाने के लिए उनके घर ले चलूंगी। अधीश तो यही चाह रहा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, फिर कल मेरी मूर्ति कला की कक्षा के बाद दोपहर में मैं तुम्हें वैद्य जी के घर ले चलूंगी, केतकी ने कहा। अधीश ने तुरंत तय कर लिया कि दूसरा विषय वो मूर्ति कला ही चुनेगा। जगन्नाथ वैद्य तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था कि अधीश खुद चलकर उससे मिलने आए। अगले दिन कक्षा के बाद केतकी और अधीश उसके घर पहुंच गए। प्रणाम चाचा जी, ये मेरे सहपाठी हैं अधीश। केतकी ने अधीश का परिचय दिया। अधीश ने भी जगन्नाथ को प्रणाम किया। खुश रहो बच्चों, इन्हें कौन नहीं जानता, महान सेनापति विश्वनाथ पुरोहित के सुपुत्र आयुष्मान अधीश। कल से तो पूरे जौहरगढ़ में इन्हीं की वीरता के किस्से सुनाई दे रहे हैं, जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा और दोनों को बैठने के लिए आसन दिया। फिर स्वयं एक आसन पर बैठ गए। उसके बाद वे दोनों भी बैठे। चाचा जी, इन्हें प्राचीन चित्रलिपि के बारे में कुछ जिज्ञासा थी, तो मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, केतकी बोली। अच्छा किया बच्ची। बेटे, कल शुभ दिन है। तुम चाहो तो कल से मेरे पास आ जाना। हालांकि चित्रलिपि सीखना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है, जगन्नाथ ने कहा। अधीश को यह जगह और जगन्नाथ दोनों से ही अजीब सी अनुभूति हो रही थी। फिर भी उसने हां कर दी। अगले दिन नियत समय पर वो अकेला ही जगन्नाथ के घर पहुंच गया। जगन्नाथ उसे देखकर खुश हो गया। आओ आओ बेटे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, जगन्नाथ ने कहा। ये देखो, मैंने ये पुराना ग्रंथ खोज निकाला है, इससे तुम्हें चित्रलिपि सीखने में सहायता मिलेगी। अधीश उस ग्रंथ के पन्ने पलटने लगा। एक हफ्ते के अभ्यास से ही उसने बहुत कुछ सीख लिया था। रोज सुबह उठकर उसने अपने कड़े पर बनी सूर्यदेव की मूर्ति पर भी ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करता और घंटों तक उस मूर्ति को ध्यान से देखता रहता। कई दिन तक ध्यान का अभ्यास करने से अब उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, न ही पहले की तरह वो पसीने से भीग जाता था। एक दिन शाम के समय वो खिड़की से बाहर देख रहा था। एक पेड़ पर बने छोटे से घोंसले में एक चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दाना खिला रही थी। वे चिरुगुन भी अपनी नन्ही चोंच खोले जल्दी से दाना लपक लेते। ये दृश्य अधीश को बहुत सुहावना लग रहा था। अधीश, क्या तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो? देवयानी ने बाहर से आवाज दी। नहीं देवयानी, भीतर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, अधीश ने दरवाजा खोलते हुए कहा और देवयानी को खिड़की से बाहर उंगली से इशारा करते हुए दिखाने लगा। देखो, उस नीम के पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया माँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कितने प्यार से दाना खिला रही है। अधीश की आवाज में खुशी घुली हुई थी। कैसी बातें कर रहे हो अधीश, शाम हो चुकी है और अंधेरे में पेड़ भी परछाई जैसा दिख रहा है, और नीम का पेड़ तो तुम्हारे भवन की सीमा से भी बाहर है, देवयानी खींचकर बोली। अधीश ने उसकी बात पर ध्यान दिया। तब उसे अपनी गलती समझ में आई। हालांकि उसे अब भी वो घोंसला और चिड़िया दिखाई दे रही थी। देवयानी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बताओ क्या कह रही थी? अधीश ने बात बदल दी, लेकिन उसके मन में भी वही बात चल रही थी। देवयानी क्या कह रही है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या मेरी नजरें इतनी तेज हो गई हैं कि मुझे इतनी दूर स्थित पेड़ पर बने छोटे से घोंसले में बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है? क्या ये मूर्ति पर ध्यान लगाने का परिणाम है? लेकिन न जाने क्यों वो जगन्नाथ से इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। उसने खुद ही इसका कारण खोजने का निश्चय किया और देवयानी के जाते ही वो अपने पिता के पुस्तकालय में जाकर कुछ खोजने लगा। विश्वनाथ पुरोहित के पुस्तकालय में प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों का भंडार था। शायद इन प्रश्नों में उसे अपने प्रश्न का जवाब मिल जाए। उधर जगन्नाथ अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब अधीश आएगा और वो उसे औपचारिक रूप से अपना शिष्य बना लेगा। उसने आंखें बंद कर कुछ मंत्र सा बुदबुदाया और उसकी हथेली पर वही छल्ला प्रकट हो गया जो उसने पानी के घाव से निकले पदार्थ से बनाया था।
उसकी हंसी से सारा भवन गूंज उठा, लेकिन वो हंसी डरावनी थी, विभत्स और आसुरी हंसी। क्यों जगन्नाथ अधीश को अपना शिष्य बनाना चाहता था? क्या अधीश को अपने सवालों के जवाब किताबों में मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।